Hello everyone, welcome to official channel of Bansal Academy. Myself Sarika Gautam and I'm inorganic chemistry faculty at Bansal Academy. क्या आप भी HP टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप भी बंसल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और इन स्टूडेंट्स की तरह अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि हमने इधर लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि इधर ये देख सकते हो, ये क्या है हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो 3 Cl माइनस आयंस लगे हैं इनको हम बोलते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम देख सकते हैं जैसे कि एक कोबाल्ट है, उसके अराउंड 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कोबाल्ट के अराउंड 6 लिगेंड अटैच हैं और एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों, क्योंकि एक हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम देखें यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 4s0। ठीक है, अब क्या है, कोबाल्ट के पास 4p और 4d ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट पड़े हैं। ठीक है, और d ऑर्बिटल में भी क्या है हमारे पास, पार्शियली इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो बेसिकली क्या है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। कोबाल्ट के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो अमोनिया ने क्या किया, देखो अमोनिया में क्या है, 3 तो इसके बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इस पे क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो अमोनिया ने अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में डाल दिया। ठीक है, कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे कि 6 अमोनिया लगा है और 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स का यूज होके अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए इसके ऑर्बिटल्स में। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल्स में। और क्योंकि यहाँ पे अमोनिया ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली शेयर किया है कोबाल्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास पार्शियली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में, या फिर मेटल जो कोबाल्ट और नाइट्रोजन है अमोनिया का, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो किस तरह का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होता है और काफी सारे उसके साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा होता क्यों है ये बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। व्हाट इट सेज कि जो मेटल आयन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे कि कोबाल्ट है यहाँ पे +3 चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, और जो लिगेंड्स होते हैं या तो वो कैसे होते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया कैसा है हमारे पास, न्यूट्रल है। ठीक है, और उसके पास एक क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो जैसे कि Cl-। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि मेटल पॉजिटिवली चार्ज है और जो लिगेंड है या तो वो न्यूट्रल है, या तो उसके ऊपर कोई लोन पेयर पड़ा है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के पास क्यों आ रहे हैं मेटल और लिगेंड, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनमें हम लिगेंड्स को ट्रीट करते हैं एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये बोलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, अब देखो क्या होता है, हमने ये देखा कि लिगेंड्स आते हैं और वेकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं मेटल के, जैसे कि कोबाल्ट हो गया। ठीक है, तो उनके वेकेंट ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं। ठीक है, तो क्या है, अभी देखो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है,
इनमें से अगर हम डी ऑर्बिटल को देखें तो डी ऑर्बिटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लिगेंड और मेटल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है, क्या, कि जो लिगेंड है, कि हमारे पास जो लिगेंड है, लिगेंड के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जो मेटल है उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स है। देखो मेटल के डी ऑर्बिटल्स में भी क्या है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जब ये पास में आ जाएंगे लिगेंड और मेटल, जैसे ये पास में आएंगे उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। ठीक है, तो रिपल्जन हो रहा है जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हो रही है इंक्रीज। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मेटल और लिगेंड क्लोज आए उनके बीच में क्या हो रहे हैं, रिपल्जन हो रहे हैं। ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स। ठीक है, और उन रिपल्जन्स की वजह से क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो हो रही है इंक्रीज। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हो रही है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो रिपल्जन भी फील कर रहे हैं। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो कैसे इंक्रीज होगी, देखो कुछ डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल्स हमारे पास कैसे होते हैं जिनकी लोब्स कैसी होती है, टुवर्ड्स द एक्सिस होती है। ठीक है, और कुछ डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोब्स कैसी होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की दिख रही हैं। ठीक है, जो कुछ और मतलब जो डी ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की दिख रही हैं। ठीक है, तो जिन डी ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो टुवर्ड्स द एक्सिस होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जिन डी ऑर्बिटल्स की लोब्स बिटवीन द एक्सिस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब एक्सियल और नॉन एक्सियल का क्या मतलब हुआ, देखो सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होगी, लोब्स क्या होती है, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगी वो उनको हम क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो इसकी जो लोब्स होती हैं वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के ऊपर होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर की तो उसकी लोब्स कैसे होती है, अगर जेड एक्सिस है तो उसकी लोब्स होती है ऑन दी जेड एक्सिस। क्लियर है, तो क्या हुआ, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है इन वाली ऑर्बिटल्स की लोब्स कैसी है, ऑन एक्स वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और जो हमारे पास डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड है इनकी लोब्स कैसी है, बिटवीन दी एक्सिस। क्या मतलब है, डी एक्स वाई अगर हम देखें तो इसकी लोब्स कैसी होगी, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, सिमिलरली एक्स जेड, सपोज ये एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, इसकी लोब्स कैसी होगी, बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में वो कैसे मिलेगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में मिलेगा, और इस केस में वाई और एक्स। और उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इस वाले केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वाई और जेड के बीच में मिलेगा, ऑर्बिटल्स के बीच में। तो हमें यहाँ से ये आइडिया हो गया कि डी ऑर्बिटल्स रिपल्जन्स तो फील कर रही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह का रिपल्जन फील करेगी। रिपल्जन्स तो सब फील करेगी, क्यों फील करेगी, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स है भाई, सब पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन रिपल्जन जो फील करेगी वो अलग अलग तरह से रिपल्जन फील करेगी। ठीक है, अब किस तरह से रिपल्जन फील करेगी वो डिपेंड करेगा लिगेंड से, कि लिगेंड किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो इन वाली ऑर्बिटल की तरफ से अप्रोच करेंगे ज्यादा, अगर इन वाले ऑर्बिटल की तरफ से अप्रोच करेंगे एक्सियल ऑर्बिटल की तरफ से, तो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी कम बढ़ेगी। लेकिन अगर नॉन एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल से अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इनकी एनर्जी कम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन की तरफ, ऑक्टाहेड्रली। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन होता है, जैसे उसमें 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रली। कैसे,
जैसे कि मेटल आयन है सपोज, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेटल आयन है हमारा, जैसे हमने देखा था कोबाल्ट है, ठीक है, और अमोनिया अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे अप्रोच कर रहे होंगे वो, 6 अमोनिया अप्रोच कर रहे होंगे या फिर 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होंगे। अब वो 6 लिगेंड्स कैसे अप्रोच करेंगे, वो अप्रोच करेंगे एक्सिस की तरफ से, ठीक है। एक्सिस कैसे, सपोज जो मेटल आयन है वो कैसा है, क्यूब के अंदर है, जैसे ये इधर क्यूब के अंदर है, ठीक है। तो वो कैसे अप्रोच करेंगे, फेसेस के थ्रू, ठीक है, फ्रंट फेस से, बैक फेस से, साइड फेसेस से, ऊपर से, नीचे से, मेटल आयन से वो अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब मेटल आयन का ये भी हमने देख लिया कि इस मेटल आयन के अंदर डी ऑर्बिटल्स हैं, तो कुछ डी ऑर्बिटल्स कैसी होंगी, जो एक्सियल वाली डी ऑर्बिटल्स होंगी वो एक्सिस की तरफ होंगी, और जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होंगी वो एक्सिस के बीच में होंगी, ठीक है। अब जो डी हमारे पास लिगेंड्स है वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फेसेस से, और फेसेस पे क्या होते हैं, एक्सिस। देखो जैसे ये वाला फेस है हमारा, अगर हमें फ्रंट फेस की बात करें, ठीक है, तो ये फ्रंट फेस में देखो जो लिगेंड है वो ऐसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से बैक साइड से अप्रोच करेगा, वहां पे क्या होगी माइनस वाई एक्सिस, और यहाँ से हमारे पास लिगेंड अप्रोच करेगा। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में क्या होगा, जो लिगेंड्स होंगे वो कहाँ से अप्रोच करेंगे, जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स अप्रोच करेंगे कहाँ से, टुवर्ड्स एक्सिस, ठीक है। जो लिगेंड्स होंगे वो अप्रोच करेंगे एक्सिस की तरफ से। तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स हैं एक्सियल पे प्रेजेंट, एक्सिस की तरफ प्रेजेंट है, वो ज्यादा रिपल्जन फील करेगी, है ना, और जो हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है वो कम रिपल्जन फील करेगी, ठीक है। अब देखो लिगेंड्स की कैसे अप्रोच है, दो तरह की अप्रोच है, मतलब दो तरह से, एक बार लिगेंड क्या है, दूर है, यानी कि जो लिगेंड्स हैं उनकी कैसी अप्रोच है, एक तो फार अप्रोच है, ठीक है, और एक कैसी है उनकी नियर अप्रोच है, ठीक है। एक फार अप्रोच है और एक उनकी है नियर अप्रोच, ठीक है। तो हो क्या रहा है फार और नियर अप्रोच में, देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं। देखो जब फ्री मेटल आयन पड़ा था, फ्रीली था मेटल आयन, कोई लिगेंड उसके पास नहीं था, फिर क्या था, जो जितने भी डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, देखो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम, यानी कि 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, डीजेनरेट होता है सेम एनर्जी होगी जिनकी, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ क्या होगा, लिगेंड के एब्सेंस में सभी मेटल जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वो सभी की क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। अब क्या है, हमने देखा लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे बन रहे हैं कि लिगेंड ऑक्टाहेड्रल 6 फेसेस से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सियल से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, एक तो हमने देखा कि फार अप्रोच है, एक हमने देखा नियर अप्रोच है। तो जब लिगेंड्स क्या है, दूर है, जब लिगेंड्स दूर है, दूर ही है अभी, तो क्या होगा, सभी के सभी मेटल आयंस रिपल्जन फील करेंगे, लेकिन सेम सेम रिपल्जन फील करेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि सभी के सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज तो होगी, बट सेम अमाउंट से सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखो ये क्या है, हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। इनकी एनर्जी इतनी थी, अब इनकी एनर्जी देखो इंक्रीज हो गई सभी के सभी डी ऑर्बिटल्स की सेम अमाउंट से, ओके। फिर आ गया हमारे पास कैसी अप्रोच आ गई, नियर अप्रोच, ठीक है। जब लिगेंड्स कैसे आगे और पास आगे मेटल आयन के, फिर क्या होगा, फिर होगा ऐसा कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स एक्सिस की तरफ प्रेजेंट थी, यानी कि कौन सी वाली, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है, जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट थी वो करेंगी ज्यादा रिपल्जन फील, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी होगी ज्यादा इंक्रीज, ठीक है। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थी, यानी कि कौन सी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनकी भी एनर्जी इंक्रीज करेगी पर ज्यादा नहीं इंक्रीज कर पाएगी, ओके। तो देखो होता क्या है, जब हमारे पास इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग,
यानी कि ऑक्टाहेड्रली लिगेंड्स ने अप्रोच किया मेटल आयन को, क्योंकि मेटल आयन पहले अप्रोच तो कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि मेटल पे भी पॉजिटिव चार्ज था, लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज था, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, और जैसे ही वो उसके मेटल आयन के पास आए लिगेंड्स, वैसे ही मेटल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स थे और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी हो गई इंक्रीज। अब क्योंकि डी ऑर्बिटल्स कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की है, तो डिफरेंटली ही उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। ओके, अब देखो जो एनर्जी जब हमारे पास इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं, जो ये हमारे पास एनर्जी गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ। किसके इक्वल होता है ये, 10 डीक्यू, डीक्यू इसकी यूनिट। ठीक है, अब देखो इन तीन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी से, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो जो बेरी सेंटर बीच में बनाया है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। ठीक है, अब इस बेरी सेंटर से अगर हम बात करें इन ऑर्बिटल्स की, तीन ऑर्बिटल्स की, इनको क्या बोलते हैं हम, T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल, यानी कि डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रिपली डीजनरेट, और इनको हम क्या बोलते हैं, डबली डीजनरेट। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, T2G ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी से कितनी कम हो जाती है, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है, इनके बीच में जितनी स्प्लिटिंग है। ठीक है, और जो ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं EG ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है कितने अमाउंट से, +0.6 ऑफ डेल्टा ओ से। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, जितनी स्प्लिटिंग हो रही है उसको हम डेल्टा ओ बोल रहे हैं। एवरेज एनर्जी से जितनी एनर्जी कम हो रही है कितनी होगी, -0.4 ऑफ डेल्टा, और इंक्रीज कितने से होगी, +0.6 ऑफ डेल्टा ओ से। क्लियर है। अब देखो क्या है, हमने ये तो देख लिया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, डेल्टा ओ बोला जिसको हमने। ठीक है, तो सब केसेस में तो सेम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सभी सेम तरह के रिपल्जन्स नहीं फील करेंगे। कुछ में जो रिपल्जन्स होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होंगे जिनमें रिपल्जन्स ज्यादा होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होंगे जिनमें रिपल्जन्स कम होंगे। तो उन्हीं बेसिस के ऊपर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, पूरी कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हम बोल देते हैं वीक फील्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्ट्रॉन्ग फील्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब तो सबने थोड़ा आइडिया लगा ही लिया होगा कि हमारे पास वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगी। देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी, जिसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, जिसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, और जो वीक फील्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी उसमें क्या होगा, जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी लेस, और इसमें होगी मोर। ठीक है, अब होगा क्या लेस और मोर होने से, देखो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इधर हमारे पास क्या है, क्रोमियम H2O6+2। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम निकाले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है, +2। क्रोमियम +2 होता है हमारे पास 3D4, यानी कि D में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेम इधर भी क्या है, क्रोमियम +2। ठीक है, तो D4 यानी कि हमने D4 फिल करने हैं दोनों में, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो जब हमारे पास डेल्टा O की वैल्यू कम है तो देखो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी हमने फिल कर दिया ऊपर वाले EG वाले ऑर्बिटल्स में। क्यों, क्योंकि डेल्टा O कम था तो हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी उसमें क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमें नीचे ही पेयर करना पड़ा। क्यों, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं, हम उसको नीचे ही फिल कर देंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन को जब हमने इस तरह से पेयर करना है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को पेयर कर रहे हैं तो कुछ पेयरिंग एनर्जी चाहिए।
तो क्योंकि देखो इसमें क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग काफी ज्यादा है, जब स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, ज्यादा CFSE है, यानी कि जो पेयर करने के लिए एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमें किससे मिल जाएगी, इसी कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगी जो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि इस केस में जो पेयरिंग एनर्जी है दैट इज लेस देन डेल्टा ओ, डेल्टा ओ से कम है, तभी तो हम डेल्टा ओ से जो भी एनर्जी यूज कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे। बट इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से जो एनर्जी मिल रही है जो डेल्टा ओ है दैट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो वो पेयर करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर पाए। क्लियर है? अब क्योंकि देखो आप देख ही सकते हो इसमें स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की आई स्पिन है, बढ़िया से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा भी बढ़िया, सब अपने अलग अलग पड़े हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर्ड पड़े हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और इनको हम क्या बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो पेयर में पड़े हैं, इनकी वजह से कोई स्पिन नहीं होगी, सिर्फ दो ही जितने स्पिन, कितने, देखो स्पिन किस पे डिपेंड करती है, स्पिन डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्पिन होगी, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो दो ही है, ठीक है, क्योंकि पेयर हो गए ना इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड ज्यादा पड़े हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ऑल्सो देखो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि ये क्या होते हैं हमारे पास, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और ये ज्यादातर है तो ये भी पैरामैग्नेटिक, बट इसके कंपैरेटिवली इसका जो मैग्नेटिज्म है वो कम है, इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, थोड़ा डायमैग्नेटिक वाली तरफ को चला जाएगा, या फिर वीक पैरामैग्नेटिज्म होगा इनमें। ओके, क्लियर है कि हमारे पास वीक फील्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो अब वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड तो हमने देख लिया कि कुछ वीक फील्ड होगी, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। अब देखो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, मेटल है और कुछ लिगेंड्स उसके अराउंड लगे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लिगेंड्स मतलब आ रहे हैं, उसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं बढ़िया सा, ठीक है। अब हमने देखा उसकी वजह से क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ स्प्लिटिंग सी हो रही है, और स्प्लिटिंग देखो स्प्लिटिंग किसकी हो रही है, डी ऑर्बिटल्स की। इन्वॉल्व कौन कौन है, इन्वॉल्व है मेटल और लिगेंड, मेटल और लिगेंड इन्वॉल्व है, यानी कि जितनी स्प्लिटिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो भी डिपेंड करेगी मेटल और लिगेंड के ऊपर ही। तो देखो अभी हम करेंगे लिगेंड वाला फैक्टर कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कौन सा लिगेंड कम स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि कौन सा लिगेंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसको वो कैसे पता चलता है हमें लिगेंड्स के बारे में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने कैसे अरेंज किया लिगेंड्स को, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उनकी लिगेंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास आ जाता है जैसे कार्बोनिल, साइनाइड, फिर क्या आ जाता है CH3, PR3, NO2-, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो I- से लेके H2O तक मोस्टली ये सारे क्या है हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड है, और उसके बाद H2 ऑनवर्ड्स मोस्टली हमारे पास, मोस्टली केसेस में कैसे दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब देखो कैसे डिसाइड करते हैं, देखो लिगेंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पार्शियली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किसको, अपने, पार्शियली इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन अपने मेटल आयन के साथ। यानी कि जो लिगेंड ज्यादा गुड डोनर होगा उतना अच्छा वो मतलब उसके साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना पाएगा। तो हम इसको किस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाते हैं, देखो जो कार्बन डोनर्स, देखो कार्बन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो इसलिए ये क्या अवस्था बनाएगा, स्ट्रॉन्ग डोनर होता है ये, ठीक है। तो ये कैसा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसी तरह से फिर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, देखो डोनर एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, जो डोनर एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब वो अपने जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं देना चाहेगा ऑफ कोर्स, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, चलो ले लो कोई बात नहीं।
तो कार्बन क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है तो अपनी इसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन डोनर आते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर और फिर हेलोजन। हेलोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो तो गुड डोनर होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो वीक फील्ड जो हेलोजन्स होते हैं वो मोस्टली केसेस में वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो जितना हमने किया उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास दिया है, सपोज ये हमारे पास कोई कार्डी कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो आयरन है और 6 साइनाइड के जो है हमारे पास आयन्स उसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। लीगेंड क्या है इसमें, साइनाइड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 6 साइनाइड इसके साथ जुड़े हैं, तो हमें पता है कि इसमें क्या होने वाली है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने वाली है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि 6 है तो जो हमारे पास T2G ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, और Eg होंगे उनकी इनकी एवरेज एनर्जी से ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। अब दोबारा से एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, हमने देखा था जो साइनाइड होता है वो होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि वो हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और जो H2O होता है वो कैसा होता है हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड, वो थोड़ा वीक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो साइनाइड है इधर, तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स, और इधर H2 है, ये क्या बनाएगा, वीक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखो अगर हम इधर इसकी ऑक्सीडेशन, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि मेटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। जैसे इधर निकाले तो हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसको x लिख देते हैं, -6 और किसके इक्वल है, -4। तो इधर से आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2, ठीक है। तो आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, आयरन की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे आयरन का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 4s2 3d6। अब आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, फिर क्या हो जाएगी 3d6, यानी कि d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल करें इनको, 1 2 3। अब देखो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि अब वो इतनी एनर्जी दे देगा कि हम इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दें, ठीक है। तो फिर 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेयर हो जाएगा, 4 5 6, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, H2O क्योंकि क्या है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 1 2 3। अब इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो पाएगी कि पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 4 5 एंड 6। अब देखो हमने निकालनी है CFSE, वो भी हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। CFSE क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमने देखा था कि जो T2G होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है, लोअर हो जाती है एवरेज एनर्जी से, कितना, -0.4 ऑफ डेल्टा O, ठीक है, -0.4 ऑफ डेल्टा। और जो Eg होती है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है कितनी, +0.6 ऑफ डेल्टा O से, ठीक है। अब करना क्या है, सिर्फ देखना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में, यानी कि 6 इंटू -0.4 ऑफ डेल्टा O करेंगे। ऊपर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 0, कोई ऊपर का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं आया, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, -2.4 ऑफ डेल्टा O, प्लस हमने ये एनर्जी तो रिलीज हुई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो इतनी है, -2.4 ऑफ डेल्टा O, बट कुछ एनर्जी हमने पेयरिंग के लिए भी तो यूज की है, कितने पेयरिंग, अब सबके दिमाग में आएगा 3 पेयर, नो 3 पेयरिंग नहीं की है हमने। देखो ध्यान से, अगर हम पेयरिंग ना करवाते तब भी एक पेयर तो बनता है ना, यानी कि हमने कितने एक्स्ट्रा पेयर बनाए हैं, 2, यानी कि अभी कितनी पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 2 पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे निकाले, T2G की एनर्जी होती है लो, -0.4 ऑफ डेल्टा O से, और इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है +0.6 ऑफ डेल्टा O से। तो इस केस में CFSE कितनी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में, 1 2 3 4, 4 इंटू -0.4 ऑफ डेल्टा O, प्लस है ना ऊपर, तो +0.6 ऑफ डेल्टा O, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,
क्या हो जाएगी, -1.6 ऑफ डेल्टा ओ प्लस 1.2 ऑफ डेल्टा ओ, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। इसमें तो हमने कोई पेयर नहीं किया इलेक्ट्रॉन्स को खुद से, है ना, तो यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट और क्वेश्चंस करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।